नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। बहुत स्वागत है आप सबका। हितैषी भूपेश सरकार ने हर स्तर पर किसानों को, ग्रामीणों को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊंचा करने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए प्रयास किए हैं और इन्हीं प्रयासों में सबसे बड़ा और प्रमुख कदम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। और इस न्याय योजना का लगातार एक्सटेंशन, इसका बढ़ावा, इसका विस्तार, इसमें नए वर्गों को शामिल करने का क्रम जारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस पर प्रदेश के तकरीबन 21 लाख धान और गन्ना उत्पादक किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1522 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी का भुगतान सीधे तौर पर बैंक खातों में किया है। और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर स्पष्ट कहा कि उनकी सरकार का छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, किसानों की उन्नति के लिए, गरीब तबके के लिए जो भी विकास का दावा है उसके प्रति प्रतिबद्धता है। इस पर चर्चा करते हैं। इस महती योजना, इसका विस्तार, आगामी चरणों में क्या और किन किन वर्गों को इसमें शामिल किया जाना है और कैसे अब तक इस योजना ने प्रभावित किया है, किसानों को लाभ पहुंचाया है, किसानों को संबल दिया है, इस पर बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के खास कार्यक्रम की। तो हमारे साथ में बात करने के लिए आज सुरेंद्र शर्मा जी, अध्यक्ष कृषक कल्याण परिषद के। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। न केवल सुरेंद्र जी का परिचय इतना मात्र है, बल्कि वो किसानों से, किसानी कार्य से और छत्तीसगढ़ की धरा से लंबा तजुर्बा रखते हैं और वास्तविकता को भलीभांति परखते समझते हैं। सुरेंद्र जी, जो न्याय योजना जिस तरह लोगों को वास्तव में अंदर से मजबूत करे, स्पेशली किसानों को, खास तौर पर किसानों को जैसे बल दे रही है, ये वर्षों पुराना एक सपना कहें, संकल्प कहें, जो अब पूरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बार फिर से किसानों के खाते में सिंगल क्लिक से राशि पहुंची। क्या महत्व और कितना असर आपने इसका देखा किसानों के बीच में? देखिए पाठक जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो परिकल्पना की गई थी, छत्तीसगढ़ राज्य का जो सपना जिन लोगों ने देखा था, वो सब ये चाहते थे कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यहाँ के खेतों में पानी हो, किसानों की हालत में सुधार हो, यहाँ के जो गांव गरीब और किसान हैं उनकी स्थिति बेहतर हो। इन सपनों को लेकर के छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। और मुझको ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि पिछले 20-22 सालों की जो 20-21 साल की जो यात्रा रही है छत्तीसगढ़ की, इसमें पहली बार जब माननीय भूपेश बघेल के नेतृत्व में भी सरकार बनी है, तो इसके लक्ष्य में पूरी तरह से गांव गरीब और किसान है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि छत्तीसगढ़ की 90% जनता या तो कृषि से जुड़ी है या कृषि संबंधित उनका व्यवसाय है, या कुल मिलाकर उनकी आमदनी का जरिया जो है कृषि से संबंधित। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अगर आप छत्तीसगढ़ को विकसित देखना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ की बदहाली को, छत्तीसगढ़ के किसानों की आर्थिक स्थिति को आपको उन्नत बनाना ही होगा। इसके लिए बहुत जरूरी था कि किसानों को उनकी कीमत की, उनके मेहनत की, उनकी उत्पादन की सही कीमत मिले। इसलिए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनने के पहले घोषणा की थी कि छत्तीसगढ़ सरकार बनेगा तो हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे और 2500 रुपये में धान खरीदी करेंगे। तो बहुत ही खुशी की बात है और मैं बहुत गर्व के साथ इस बात को कहता हूं कि इस वादे को छत्तीसगढ़ की सरकार ने शपथ लेने के 2 घंटे के अंदर पूरा किया और 2017-18 की जो खरीदी हुई थी उसका धान का 2500 रुपये के हिसाब से भुगतान भी किया। और मजे की बात यह है पाठक जी, उस वक्त केंद्र की सरकार ने कुछ भी नहीं कहा। 2018 में हमने 2500 रुपये धान का भुगतान किया। नवंबर में जो धान खरीदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था उसका भी, और जो बाद में हमारी सरकार 17 दिसंबर के बाद जो सरकार बनी उसका भी जब भुगतान किया तो केंद्र की सरकार ने उसमें कोई अड़ंगा नहीं लगाया, इसलिए कि मई में लोकसभा का चुनाव होना था। मगर जब 2019-20 का प्रश्न आया तो केंद्र की सरकार ने कहा कि अगर आप समर्थन मूल्य से 1 रुपया भी अधिक देंगे तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। ये राष्ट्रीय नीति है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब राष्ट्रीय नीति तो पिछले बरस भी थी, उसके पिछले बरस भी थी, तो उस वक्त इस नीति को लागू क्यों नहीं किया गया? और जब छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों को 2500 रुपये देने के लिए प्रतिबद्ध है
और शेष राशि को अपनी जेब से देने को तैयार है। ऐसी परिस्थिति में इसमें व्यवधान डालने की आवश्यकता क्या थी? अगर करना था उनको लगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार जिस ढंग से काम कर रही है तो छत्तीसगढ़ के तमाम किसान उनके पक्ष में खड़े हो जाएंगे, छत्तीसगढ़ के गांव के लोग उनके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि भाई अगर आप चावल बोनस देंगे तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। सरकार के सामने बड़ी विचित्र स्थिति निर्मित हुई और सरकार को ये एक रास्ता निकालना पड़ा। राजीव गांधी न्याय योजना के नाम से हमने 10,000 रुपये प्रति एकड़ धान की खेती करने वाले किसानों को देने का निर्णय लिया। पाठक जी, पहले साल 18,45,000 किसानों को 5,06,628 करोड़ रुपए का भुगतान छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। इसी तरह से राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत 2020-21 में 21,52,000 किसानों को 5,703 करोड़ रुपए का भुगतान किया और इस साल अभी तक लगभग 3,000 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है। अब इसमें जो मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूं वो ये कि छत्तीसगढ़ के किसानों को जिस ढंग से उनके उत्पादन की सही कीमत मिल रही है तो खेती का रकबा भी बढ़ा, किसानों की संख्या भी बढ़ी और सबसे अच्छी बात ये कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो प्रतिभाशाली नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो खेती को दोयम दर्जा का काम समझते थे, अलाभकारी काम समझते थे, वो लोग भी आकृष्ट हुए हैं और खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वर्तमान में हमारी सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना का इस साल विस्तार किया है और इस विस्तार के अंतर्गत जो धान की परंपरागत खेती करते हैं उनको 9,000 रुपये प्रति एकड़ राजीव गांधी न्याय योजना मिलेगा। जो सुगंधित धान की खेती करेंगे, मक्का की खेती करेंगे, दलहन की खेती करेंगे, तिलहन की खेती करेंगे, कोदो, कुटकी, रागी की खेती करेंगे, ऐसे लोगों को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके अलावा भी अगर आप फलदार पेड़ लगा लें या वृक्षारोपण करें या जो जंगल में लगने वाले पौधे हैं उसका वृक्षारोपण करें, ऐसी स्थिति में 10,000 रुपये प्रति एकड़ धान की खेती को अगर आप बदलते हैं, उसकी जगह इस तरह से फसल आप लेंगे तो 3 साल तक 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को दिया जाएगा। पाठक जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 3 साल में सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विभिन्न तरीके से किसानों के जेब में लगभग 80,000 करोड़ रुपया पहुंचाया है। ये जो 80,000 करोड़ रुपया, अब मैं तो किसान हूं, मैं जानता हूं मेरे पास कितना पैसा आएगा और उस पैसे को खर्च करने की योजना मैं पहले से ही बना लेता हूं। सभी किसान बना लेते हैं कि भाई इस साल ये पैसा मिलेगा तो बेटे की शादी करना है, इस साल मकान बनाना है, इस साल मोटरसाइकिल खरीदना है, इस साल टेलीविजन खरीदना है, या इस साल ये करना है, इस साल ये करना है। तो पैसा आने के पहले ही उसकी खर्च करने की व्यवस्था हम लोग कर लेते हैं। तो 80,000 करोड़ रुपया पाठक की बाजार जा रहा है। वो 80,000 करोड़ रुपया की वजह से आप देखिए, जब पूरे हिंदुस्तान कोरोना के कारण, जीएसटी के कारण, नोटबंदी के कारण भयंकर आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, वहां छत्तीसगढ़ का चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे अन्य सेक्टर हो, कपड़ा हो, ये सारी चीजों को एक बहुत ही विस्तार मिला है, बहुत ही बढ़ावा मिला है। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि राजीव गांधी न्याय योजना एक देश में ऐसी योजना बनकर सामने आया है कि जैसे मान लीजिए, आप समझ लीजिए किसी की 40 एकड़ जमीन है, मेरी 40 एकड़ जमीन है, 40 एकड़ जमीन में 4 लाख रुपए सीधा मुझको छत्तीसगढ़ की सरकार देगी। एक व्यक्ति को, एक किसान को 4 लाख रुपया वार्षिक रूप से देना, मतलब समझ लीजिए एक इंजीनियर के पैकेज से अधिक पैसा होता है। आज अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को इस तरह की राशि उपलब्ध नहीं हो पाती। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने इतना जबरदस्त काम किया है कि छत्तीसगढ़ में जो खेती पहले हानि का धंधा हुआ करता था, नुकसान का धंधा हुआ करता था, अब बड़े संकोच के साथ हमारे बच्चे परिचय दिया करते थे कि हम किसान के बेटे हैं। के एक बहुत बड़ी तब्दीली ये आई है कि आज वो बड़े गर्व के साथ कहता है कि हम किसान हैं और हम आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसमें आपकी बातों से भी और जितना अध्ययन हमने इन योजनाओं का और इनका असर ज़मीन पर देखा, 2 बातें बहुत स्पष्ट होती हैं। एक, हम कृषि में फसल चक्र का बार बार जिक्र करते थे, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का और एक व्यवहारिक पहलू है कि जो बाज़ार में अच्छा बिकेगा, जिसका दाम बेहतर मिलेगा, जिसके लिए प्रोत्साहन सरकार की तरफ से या बाज़ार की तरफ से मिलेगा, किसान उसको ज़्यादा बोएगा।
तो अब जो अलग अलग फसलों के लिए दाम या उनका जो उनको एक अलग से राशि देने का तय किया है, ये भी किसानों को प्रोत्साहित करेगा। जैसे आपने बताया सुगंधित धान के बारे में, मक्के के बारे में, तो बड़ी वैज्ञानिक और एक हम कह सकते हैं कि व्यवहारिक सोच इसमें दिखाई पड़ती, जिसमें बिना कुछ कहे सीधे तौर पर आप किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो फसल चक्र भी देखें, अलग अलग किस्म की उपज भी लें। ये बेहतर है और इसका असर जो आपने बताया। लेकिन अब दो और इसके पहलू हैं। एक, गोधन न्याय योजना, न्याय से गोधन भी जुड़ा, गोधन से कृषि ऑलरेडी जुड़ी हुई है, इसके बारे में भी काफ़ी चर्चाएं हुई, हर तरह की बातें की गई शुरुआती दौर से लेके अब तक। इसे आप कितना ज़मीन पर कामयाब पाते हैं? पहले मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमति व्यक्त करता हूँ कि हमारी जो कुल आबादी जितनी है उसके लिए जो हम चावल का उत्पादन करते हैं वो अनुपात से बहुत ज्यादा है। हमको अपने लिए दलहन, अपने लिए कम से कम छत्तीसगढ़ के लिए दलहन और तिलहन का भी उत्पादन करना चाहिए। हमको सब्जी में भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। हमको फल के उत्पादन में भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाकों में जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जैसे सरगुजा में मैं बता रहा हूँ बहुत ही उच्च क्वालिटी की नाशपाती का उत्पादन होता है। तो इस तरह के जो चीजें हैं, जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए ही सरकार ने ये कहा है कि हम सिर्फ धान पर निर्भर न रहे, बल्कि वैकल्पिक और अन्य भी जितने फसल है, मसाले की खेती की जा सकती है, फूल की खेती की जा सकती है, सब्जी की खेती की जा सकती है। इन सारी दिशाओं में भी किसानों को जाने की जरूरत है ताकि हम अधिक से अधिक विकसित हो सके। जहां तक आपने गोधन न्याय योजना की बात की, तो जिस समय इस योजना को लागू किया गया उसके बहुत पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे और हम लोग साथ में यात्रा करते थे। जब सड़कों में गायों की झुंड दिखाई देती थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी, अब मुख्यमंत्री है, तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कहा करते थे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और मुझको खुशी है इस बात की कि माननीय भूपेश बघेल जी ने जिन बातों को कहा उसको किया और गोधन न्याय योजना में 2 रुपए किलो में गोबर खरीदने की बात भारतीय जनता पार्टी के या अन्य विपक्षी दल के लोग कई बार बड़ा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि गोबर की क्वालिटी खराब है। अरे भाई, गोबर की क्वालिटी क्या खराब होगी? गोबर तो गोबर है, जहां भी गिरेगा वहां खातू ही बनेगा, उसका खाद ही बनता है। मगर जो विश्व की चिंता है, पर्यावरण की चिंता है, हमारे छत्तीसगढ़ की चिंता है, ये पहले इसको 3-4 प्रकरणों में मैं आपको बताता हूँ पाठक जी। सबसे पहली बात तो ये कि 2 रुपए के किलो में गोबर की खरीदी करने से गौ पालकों के लिए गोधन के पालन पोषण की समस्या हल हो गई, क्योंकि गाय जितना चारा खाती है उतने का गोबर देती है, उतने का गोबर बेच के उसके लिए चारा खरीदा जा सकता है। गौ पालकों के लिए एक बहुत बड़ी ये मदद हो गई। दूसरी बात, इसके कारण जो सड़कों में मवेशी घुमा करते थे उसको अपने घरों में रखने की, उसकी देखरेख करने की ये प्रथा भी प्रचलित हुई। ये एक दूसरी तरह से सड़क सुरक्षा की दृष्टि से या खेतों में जो चरी चरागन की समस्या है उससे भी बचने की दृष्टि से ये एक बहुत ही सार्थक कदम है, एक बहुत अच्छा कदम है। तीसरा जो है, इसमें तमाम गौठानों में महिला स्व सहायता समूह को वर्मी कंपोस्ट बनाने का, गोबर खरीदी के बाद वर्मी कंपोस्ट बनाने की योजना चल रही है और हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 10,000 गौठान मंजूर हुए हैं। उसमें 6,000 गौठान काम कर रहे हैं। 4-5 हजार से अधिक गौठानों में गोबर खरीदी का काम शुरू हो गया है। वर्मी खाद भी बनना शुरू हो गया है। इस वक्त काफी तादाद में वर्मी खादों का विक्रय भी हुआ है। तो गौठानों में काम करने वाली महिला समूह की महिला बहनों के लिए ये अतिरिक्त रोजगार का साधन बन रहा है और गोबर से वर्मी कंपोस्ट बना करके उन लोग उसको बेच करके उनकी आमदनी का जरिया बन रहा है। और महिला स्व सहायता समूह उन गौठानों में न सिर्फ वर्मी खाद बना रहे हैं बल्कि कई जगह अगरबत्ती बना रहे हैं, मोमबत्ती बना रहे हैं, साबुन बना रहे हैं और गोबर का दिया बना रहे हैं, गोबर का मुठिया बना रहे हैं। वहाँ मछली की खेती कर रहे हैं, कई जगह मशरूम की खेती कर रहे हैं। ये एक तरह से पूरी तरह से गौठान जो है एक आर्थिक छोटा सा आर्थिक उपकरण के रूप में ग्राम पंचायत स्तर पे, ग्राम स्तर पे वो बन गया। और तीसरे जो चौथी जो बात मैं कहना चाहता हूँ, गोधन न्याय योजना का जो सबसे बड़ा लाभ ये है
कि विगत कई वर्षों में लगातार हम लोगों ने रासायनिक खाद के प्रयोग को बढ़ाते चले गए हैं और आज ये स्थिति आ गई है कि हम जो विभाग सिफारिश करता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो सिफारिश करता है, उससे अधिक तादाद में, उससे अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का हम उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि उत्पादन की जो गुणवत्ता है, उसकी खुशबू है या उसका टेस्ट है, इन सब चीजों में एक गिरावट आ रही है। वो स्वास्थ्य के लिए भी उतना ज्यादा ठीक साबित नहीं हो रहा है। तो ये वर्मी कंपोस्ट के साथ उपयोग करने से धीरे धीरे हमको जैविक खाद को बढ़ावा देना है और रासायनिक खादों को कम करना है, ताकि हमारे धरती माता की, जमीन की जो उर्वरा शक्ति है, उसकी मृदा है, वो बरकरार रहे और हमारे जो अन्न उत्पादन होते हैं, कृषि उत्पादन के, चाहे फल हो, फूल हो, अन्न हो, ये सब चीजें पौष्टिक हो, जीवन के उपयोग के लिए बहुत ही गुणकारी सिद्ध हो। इन तरह से गौठान योजना के माध्यम से 4 लक्ष्य हमारे पूरे होते हैं। पहला, गौपालकों को एक आर्थिक सहायता मिल जाती है, गौपालन को वृद्धि मिलती है। दूसरा, स्व सहायता समूह के महिलाओं को रोजगार प्राप्त हो रहा है। तीसरा, जैविक खाद को हम बढ़ावा दे करके पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। चौथा, जो सड़कों पे मवेशी आवारा घुमा करते थे, जिससे फसल को नुकसान होता था, दुर्घटनाएं होती थी, इसको भी काफी हद तक रोकने में सफलता मिली है और निश्चित रूप से पूरे विश्व में शायद ये पहली सरकार होगी जिसने 2 रुपए किलो में गोबर खरीदने का अभिनव प्रयोग किया है और मजबूर होकर के आरएसएस को भी इस योजना का समर्थन करना पड़ा, अभिनंदन करना पड़ा, क्योंकि ये खाली गाय, गंगा और गायत्री की बात करने का विषय नहीं है, ये इस दिशा में उठाया गया सार्थक कदम है। बहुत सही बात आपने। इसमें भी एक बड़ी वैज्ञानिक सोच है कि एक तरफ जहां सेहत की तरफ पिछले 2 सालों में सारी दुनिया का ध्यान गया कि सेहत बिगड़ी क्यों, किस वजह से आपकी इम्यूनिटी वीक हुई, वो भोजन, वो अनाज, वो अन्न कैसे इतना रासायन खाद का इस्तेमाल करते करते कमज़ोर हुआ कि हमको भीतर से कमज़ोर किया। इस पर भी जब सारी दुनिया की चिंता है तो इसका स्वाभाविक सलूशन इसी तरफ है, जो जिस तरफ प्रदेश सरकार बढ़ती दिखी है। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो सुझाया करते थे, ये भी बड़े सरल और आसान तरीके से व्यवहारिक दृष्टिकोण से ज़मीन पर दिखता है। एक और अहम एक्सटेंशन है भूमिहीन कृषि मजदूरों को लेकर न्याय योजना का, इस पर बात करेंगे। आज हम न्याय योजना की बात कर रहे हैं। हमारे साथ में सुरेंद्र शर्मा जी हैं। अब तक हमने कृषि क्षेत्र में कितना परिवर्तन आया और गोधन न्याय योजना, इससे गोधन का लाभ तो हुआ ही, लेकिन कैसे इसने सबको प्रभावित किया और एक जिस ऑर्गेनिक खेती की हम बार बार बात करते हैं बड़े बड़े मंचों पर, ऐसे कैसे ज़मीन पर उतारा जा सकता छोटे से प्रयास से, इसकी भी शुरुआत प्रदेश में हुई है। शर्मा जी, एक और अहम बात जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं वो भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, इसी वित्तीय वर्ष में इसको लेकर शुरू करने की भी बातें हैं। क्या प्लानिंग है इसके तहत और किस वर्ग को टारगेट है? पाठक जी, दरअसल में देखिए, 2 वर्ग तो ऐसा है, गौ पालकों के लिए गोधन न्याय योजना हो गया और जो कृषक हैं उनके लिए राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत उनको बड़ी सहूलियत मिल गई। मगर जहां तक एक गांव में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कृषि मजदूरी पर डिपेंड करता है जी। और कृषि की मजदूरी, जैसा कि आप जानते हैं, 12 मासी नहीं होती, बीच में होती है और बीच में काम बंद हो जाता है और इस कारण छत्तीसगढ़ में हमेशा पलायन की एक प्रथा या पलायन की बात या इसकी चर्चा अक्सर होती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये इस योजना को लागू किया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले भूमिहीन मजदूर हैं, जो कृषि मजदूरी करते हैं, तो इनकी चिंता करने किए बिना अगर वो गांव में नहीं टिकेंगे, गांव में नहीं रहेंगे, तो गांव की खेती को कौन करेगा? गांव के कृषि कार्य को या गौ पालन के कार्य को या गोधन न्याय योजना को सफलता देने के लिए उनका गांव में रहना जरूरी है। इसलिए कम से कम उनको एक निश्चित रूप से एक मासिक आय या वार्षिक आय की एक व्यवस्था करनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ने भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजना का आरंभ करने का निर्णय लिया है और वो इसी वित्तीय वर्ष से लागू होने जा रहा है। लगभग 10 लाख से अधिक ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है और वो मजबूरी में उनको कई बार पलायन करना पड़ता है। तो सरकार ऐसे तमाम लोगों को 6,000 रुपया
वार्षिक रूप से एक मदद देगी, ताकि वो गांव में रह करके पलायन न करें, गांव की खेती किसानी करें और खेती किसानी करके अपना उत्पादन बढ़ाएं, अपनी आर्थिक परिस्थिति को मजबूत करें। इसमें जो पुराने हमारे परंपरागत पौनी पसारी थे, जैसे लोहा का काम करने वाला लोहार है, चमड़े के काम करने वाले जो लोग हैं, या जो कपड़ा धोने का काम करने वाले धोबी लोग हैं, या गांव में बाल काटने का काम करने वाले नाई हैं, बर्तन बनाने वाले कुम्हार हैं, पंडित हैं जो पूजा करते हैं मंदिरों में, उनको भी उसमें शामिल रखा गया है। कि इस तरह से जो तमाम जो लोग जो हैं हमारी ग्रामीण परंपरा में किसी भी तरह से योगदान देते हैं और जिनकी बहुत ही महती आवश्यकता होती है, ऐसे तमाम लोगों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है और शामिल करके उनको 6,000 रुपया वार्षिक रूप से देने का निर्णय सरकार ने किया है। और ये भी मुझको विश्वास है, मुझको भरोसा है कि आने वाले समय में ये भारत के लिए ये तीनों योजनाएं, राजीव गांधी न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजना, आने वाले समय में ये मील का पत्थर बनेंगे। ये अभी आरंभिक स्थिति में है, निश्चित रूप से इसमें बहुत सुधार की जरूरत है, बहुत सुधार की गुंजाइश है और किसी भी योजना को उसमें सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। अधिक से अधिक लोग उसमें शामिल हो, सरकार की योजनाओं को ठीक से सुनियोजित रूप से, सुचारू रूप से जनता को सुलभ कराया जाए, सरलता पूर्वक उनको उपलब्ध हो। इन सब बातों को देखने की जिम्मेदारी हमारी भी है, सरकार की भी है और विशेष रूप से जिन ग्रामीण भाइयों के लिए, ग्रामीण किसानों के लिए, ग्रामीण मजदूरों के लिए, गांव की बहनों के लिए ये जो योजनाएं हैं, इस योजनाओं में उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, बढ़ चढ़ के योगदान देना चाहिए और इसको सफलीभूत बनाने में पूरी तरह से अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी धरती माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की वास्तविक सेवा अगर करना है तो हमको इस बात को करना होगा कि हमारे खेत बचे, हमारी फसल बचे, हमारे इतने तादाद में जो प्रतिभाशाली नौजवान बच्चे हैं, इनको रोजगार देने की ताकत अगर किसी में है तो वो खेती में है। खेती से उत्पादन में आने वाले समय में उसमें आप एग्रो प्रोसेसिंग का काम कर सकते हैं, एग्रो प्रिजर्वेशन का काम कर सकते हैं। तो सरकार के दृष्टि में तो बहुत लंबी योजना है और हमारी सरकार ये चाहती है कि हम गांव के लोगों को, किसान लोगों को, मजदूर लोगों को इतने समर्थ बना दें ताकि अब अभी एक पत्रकार वार्ता में किसी पत्रकार ने पूछा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि व्यापारी ने पूछा, समझ लीजिएगा, व्यापारी ने पूछा कि भाई आप तो किसानों के लिए इतना कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे लिए क्या कर रहे हैं? तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं किसानों के जेब में पैसा डाल रहा हूँ, आपको उपभोक्ता के जेब में पैसा डाल रहा हूँ, आपके जो खरीदार हैं, आपके जो ग्राहक हैं, उनके जेब में मैं इतनी राशि डाल रहा हूँ, वो राशि आप ही के पास आएगी। तो ये दरअसल में न सिर्फ किसानों की वृद्धि का प्रश्न है, न सिर्फ किसानों की वृद्धि का प्रश्न है, यहाँ के व्यापार, यहाँ के उद्योग, यहाँ इसके अलावा एक्चुअली ये बातें शर्मा जी व्यवहारिक तौर पर हम देख भी चुके हैं कोविड काल में, और पिछला जो सीजन था, दीपावली का त्यौहार था, इसके पहले का जो माहौल था पूरे देश का, प्रदेश का, इसका सीधा असर बाजार पर, व्यापार पर, कारोबार पर भी दिखा है। तो एक व्यवहारिक सोच के साथ में, व्यवहारिक दृष्टिकोण से हर पहलू पर परखने के बाद में जिन योजनाओं को शुरू किया गया और जिनका एक्सटेंशन अभी हम लगातार देखेंगे इस वित्तीय वर्ष में, और एक वर्ग को इसके साथ जोड़ा जाएगा, जैसी आपने उम्मीद प्रकट की ऐसी प्रदेश भी उम्मीद करता है कि पूरी निगरानी और सतत मॉनिटरिंग के साथ इनको ज़मीन पर सबसे बेहतर तरीके से क्रियान्वित करें, क्योंकि इनके नतीजे न केवल आज के हैं बल्कि बहुत दूरगामी रहने वाले। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी विस्तार से इस विषय पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।